जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी आपके यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सुजीत वर्मा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ईबीएस पेपर 1 क्लास 1 to 5 के लिए जो सीटेट पेपर 1 के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें 15 क्वेश्चन है पेडागोजी का। तो हम लोग ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में 75 तक कर लिया था, है ना। आज हम लोग करेंगे 76 तक, 76 से। तो चलिए 75 का देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कहाँ तक किया था। तो केरल के निकटवर्ती राज्य है, तो इसका राइट आंसर था आपका 4, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, 75 हो गया था। चलिए 76 से आज स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? मिजोरम, गोवा, जम्मू और कश्मीर, बिहार। 76 का आंसर करें तो 76 का आपका राइट आंसर होगा सेकंड, गोवा। गोवा समुद्र किनारे बसा भारत का एक बड़ा ही सुंदर राज्य है। यहाँ के ज़्यादातर व्यक्तियों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है। नारियल भी यहाँ भरपूर मात्रा में पैदा होता है। नारियल के तेल में पकी समुद्री मछली यहाँ के लोग बड़े चाव से खाते हैं। यहाँ जो है वो नारियल के तेल में मछली पकती है गोवा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 77 नंबर। और 77 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर या जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते रहते हैं। दीमक, गिलहरी, छिपकली, चूहा। देखिए छिपकली और दीमक तो होगा नहीं, गिलहरी और चूहा में हो सकता है। तो आप आंसर बताइए क्या होगा 77 का। तो आपका राइट आंसर होगा सेकंड, गिलहरी। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो उसे छोटा रखने के लिए वो हमेशा कुतरते रहता है। यदि वो नहीं कुतरेगा तो उसका दांत लंबा होता जाएगा, लेकिन चूहा का ऐसा नहीं है। ठीक है, 77 का हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका नेक्स्ट प्रश्न है 78 नंबर। 78 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा क्या होगी? केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी, जुताई के लिए उपयुक्त बन पाएगी, बंजर हो जाएगी, अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी? बताइए 78 का आंसर करें तो आपका राइट आंसर है थर्ड, बंजर हो जाएगी। ठीक है, उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक उपयोग से जमीन धीरे धीरे अनउपजाऊ होती रहती है। अनउपजाऊ का मतलब उपजाऊ की मात्रा, उपजने की मात्रा कमते जाती है, उसे अनउपजाऊ बोलते हैं। तथा एक स्थिति बाद वह बंजर हो जाती है, यानी बंजर की तरह वह मृदा बढ़ते रहती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, 79 नंबर। और 79 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। इनमें से सही कथन कौन से हैं? ABCD में से आप अपना कथन छांट लीजिए कौन कौन सही होगा और इसमें से चुन लीजिए जो ग्रुप में यहाँ पे दिया हुआ है, A, B और D, B, C और D, A और B, A, B और C। तो 79 का आपका राइट आंसर हो जाएगा A, B और C, 4 वाला, है ना। इसका राइट आंसर है 4 और 4 में आपका A, B और C, D नहीं होगा। यह वृक्ष अबू धाबू में पाया जाता है, या रेगिस्तानी ओक जो है वो अबू धाबू में नहीं पाया जाता है। बाकी 3 सही है। पढ़ लेते हैं क्या क्या है। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है, बिल्कुल सही है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए, ये भी सही है। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित रहता है और वहाँ के लोग क्या करते हैं, उसमें पाइप डाल के पानी पी लेते हैं। वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको यह बात पता होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 80 नंबर। 80 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ पे, कोई व्यक्ति 2 जनवरी 2015 को मडगांव से नगर कोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी इतना बजे 7:45 बजे मडगांव से चली और अगले दिन अर्थात 3 जनवरी 2015 को 4:45 बजे नगर कोइल पहुंची। यदि इन स्टेशनों के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है? यह मैथ इसमें आ गया, अब नहीं आता है, ये पहले का प्रश्न है आपका सॉल्व
क्वेश्चन पेपर 2015 का है, ठीक है। इस चलते अब में ईवीएस ने मैथ नहीं पूछता, इस तरह का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इसका जब आप आंसर करेंगे तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, आप इसे निकाल लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 81 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश, है ना, और फिर रांची यानी झारखंड का भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा होगी पहले बताइए। तो पहले नई दिल्ली आप बना लेंगे, ठीक है। नई दिल्ली आप मान लेते हैं यहाँ पे है नई दिल्ली, और एमपी फिर बना लेंगे आपका, और उसके बाद फिर झारखंड, ठीक है। तो क्या होगा, उसका दिशा क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा थर्ड, है ना, दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, ठीक है। ये वाला एरिया इधर एमपी और ये वाला एरिया आपका झारखंड। इसे हटाइए, इसे देख लेते हैं, फिगर नहीं बन पा यहाँ पे। और देखिए 81 का आपका होगा थर्ड वाला, है ना। क्वेश्चन फिर से समझते हैं इसका। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर रांची का भ्रमण करना चाहता है, यानी देखिए यहाँ पे आपका दिल्ली हो गया, कहाँ पे मानो, चलिए ये आपका दिल्ली हो गया, डी फॉर दिल्ली, ठीक है। और यहाँ पे आपका भोपाल हो गया, और यहाँ पे आपका झारखंड हो गया। तो क्या कहता है, नई दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति, यहाँ पे जो रहने वाला व्यक्ति है वो भोपाल और रांची का भ्रमण करना चाहता है, भोपाल और रांची का भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा होगी। तो पहले देखिए नीचे आएगा तो दक्षिण, दक्षिण से फिर क्या जाएगा इधर पूरब, है ना, यानी पहले जाएगा वो दक्षिण फिर जाएगा वो पूरब। तो पूर्व दिशा और फिर दक्षिण, नहीं पहले दक्षिण और पूरब जाएगा। तो देखिए दक्षिण दिशा में और फिर पूरब दिशा में, थर्ड नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण दिशा में और फिर पूरब दिशा में, 81 का थर्ड। चलिए ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, आप देख सकते हैं। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। ये अंडे देते हैं, ये जहरीले होते हैं, ये भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, इनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। बताइए 82 का आंसर करें तो 82 का राइट आंसर होगा आपका ये अंडे देते हैं, यानी छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप जो है ये सारे के सारे अंडे देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 83 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। कक्षा की विविधता की पूर्ति, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, पाठों को आनंददायक बनाना, भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना। तो 83 का आपका राइट आंसर होगा सेकेंड, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। बच्चों को आप उसके अनुकूल वातावरण प्रदान करेंगे, वो बहुत अच्छा से सीखेगा। यानी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों तथा कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिगम हेतु एक संदर्भगत वातावरण तैयार होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 84 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी। बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर उपरोक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रभावित की है। और लास्ट है आपका 4, जल संरक्षण पर पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके। तो बताइए 84 का राइट आंसर होगा आपका क्या, थर्ड, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। शिक्षा का सही मतलब तभी होता है जब उसका उपयोग व्यावहारिक जीवन ही है। इसलिए जलाभाव को जानने के अध्यापक द्वारा बच्चों के कार्यों को जानना आवश्यक होता है। ऐसे में कथन 3 सर्वोत्तम विकल्प है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 85 नंबर, और 85 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इसके अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी।
क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। जहाँ जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना, या आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना, या यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान का शांतिपूर्वक अवलोकन करें। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 85 का? तो 85 का आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट। जिस स्थान पर शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए जा रहे हैं उससे संबंधित क्रियाकलापों की एक सरलीकृत शीट तैयार करना तथा प्रामाणिक एवं सार्थक अध्ययन हेतु यात्रा पूर्व विद्यार्थियों से साझा करना अवलोकन यात्रा को सार्थक बताता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 86 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है वाला प्रश्न है। स्मरण रखना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता, या सहयोग। तो 86 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ये स्मरण रखना नहीं है। स्मरण रखना पर्यावरण स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक उपयुक्त संकेतक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 87 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है पालक, नारियल, बंदा गोभी, सरसों। पालक तो होगा नहीं, बंदा गोभी भी होगा नहीं, है ना। तेल प्राप्त किया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा 4, सरसों से तेल प्राप्त किया जाता है। 87 का 4, सरसों के बीज से तेल निकाला जाता है तथा पत्तियों से साग बनाकर खाया जाता है। देखिए यहाँ पे नारियल इसलिए नहीं होगा, नारियल के तेल में तो पढ़ा है ना, मछली खाते हैं गोवा में, है ना, तो इसके बीज नहीं होते ना नारियल में, यहाँ पे बीज कह रहा है, तो सरसों में बीज होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 88 नंबर, और 88 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, काफ़ी बड़ा है, इसे छोटा कर देता हूँ। चलिए हो गया। 88 नंबर, कांसा यानी ब्रांज के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। यह एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। इसे भट्टी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है। आदिवासी लोग ब्रांज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। ब्रांज की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु कहीं अधिक मजबूत या टिकाऊ होती है। तो इसमें सही कथन कौन है? पेयर में दिया हुआ है, उसको आपको चुनना है, ए और डी, ए बी और सी, बी और सी, बी और सी और डी। बताइए 88 का आंसर करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला, बी और सी, बी और सी होगा, ठीक है। यानी इसे भट्टी में कॉपर और टीन के मिलाने से क्या बनता है? कांसा। कॉपर प्लस टीन को मिलाने से क्या बन जाता है आपका? कांसा। तो पिघलाकर बना जाता है। चलिए सही है, सी वाला है। आदिवासी लोग ब्रांज का उपयोग हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं। चलिए, एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर अलग अलग तत्व हैं तथा ब्रांज से बनी वस्तुएं एल्यूमिनियम से बनी वस्तुओं की तुलना में भारी होती है। अतः स्पष्ट है कि केवल कथन बी और सी सत्य है ना, बी और सी सत्य हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 89 नंबर। 89 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाले फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार, हैजा, डेंगू, मलेरिया। चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार। बताइए मच्छर से फैलने वाला रोग कौन सा है? 89 का आपका राइट आंसर है थर्ड, चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। यह मच्छर से फैलने वाले रोग हैं। चिकनगुनिया, डेंगू तथा मलेरिया तीनों ही रोग मच्छरों से होते हैं। और 90 नंबर प्रश्न है, मैक्स टॉप का है, ये मैं मानचित्र से लिया गया है। किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर होगा, ठीक है। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगा? जैसे देखिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर है 110 मीटर, तो यहाँ पे 9.7 सेंटीमीटर है, तो 110/1 सेंटीमीटर गुने 9.7 कर देंगे तो आपका काटछाट का आंसर आएगा, वो आएगा आपका 1.1067 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे देखिए आंसर सारा किलोमीटर में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये जो सेंटीमीटर उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपका राइट आंसर आएगा फर्स्ट वाला 1.07 किलोमीटर। तो चलिए आज का प्रश्न 15 हो गया है। तो आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे या सेशन अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हैं।
तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।